यस यारो, चैन से सोना है तो जाग जाओ, किसी के भी सिर पे मार के भाग जाओ। आज जहां पर हम यहां पे मिले यारों, एक चैप्टर का जबरदस्त रिवीजन करने के लिए। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। चैप्टर है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का चैप्टर, उसको हमने बहुत तूफान तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। काफी आसान सा चैप्टर है। आज के इस सेशन का पर्पस इतना सा है कि इस चैप्टर को हम बहुत जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर लें। ये जो क्विक रिवीजन वीडियोस हैं, दीज आर गोइंग टू सुपर्बली हेल्प यू गाइस। ये क्विक रिवीजन वीडियोस आपके पास में रहते हैं। आप एग्जाम के पहले, आप एग्जाम के लास्ट 1 मंथ में, 2 मंथ में, जब भी आपका समय, इन वीडियोस के माध्यम से अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं, इस चैप्टर के लिए आपके लिए एक सुमरी बनाई हुई है। सुमरी, हाँ सुमरी। और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप इस पूरे चीज को बहुत अच्छे से लिख के याद रख लो। तो आप सब बच्चों ने क्या करना है, इसका एक प्रिंट आउट लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ ऐसा एक प्रिंट आउट दिखेगा आपको। इसके ऊपर ये सब चीजें लिखी हुई है। आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करना है, फिर आपको ये खुद से फिल करने की कोशिश करनी है। इसमें मैंने पूरे चैप्टर का, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको इसको याद करने की कोशिश करनी है, फिर ये लिखना है। चाहिए तो आप इसके 2-3 प्रिंट आउट लीजिएगा। जब सबसे पहले आप पूरा लिख लेते हैं, सुनो मेरी बात को अच्छे से, पूरा चैप्टर याद कर लिया, ये पूरा क्विक रिवीजन देख लिया, 2-3 बार याद कर लिया, उसके बाद में इसको खुद से फिल करने की कोशिश करो। यू विल बी एबल टू फिल इट 50%, 60%। फिर जो बचा है, फिर आपके लिए मैंने एक और बनाया है जिसमें मैंने पूरा फिल करके दिया हुआ है उस चार्ट को। फिर आप उसे देखो और जो जो पॉइंट्स आपको याद नहीं आए थे उसको रेड पेन से फिल कर लो। समझ में आया? ये हो गया। उसके थोड़ी देर बाद आप वापस दूसरा ब्लैंक शीट लो। अब आप वापस पूरा फिल करने की कोशिश करो। नाउ यू विल बी एबल टू फिल इन 70-80%। फिर आप ये वाला ओपन करो और देखो यार अभी मैं कौन सा पॉइंट भूल गया, उस पॉइंट को वापस रेड पेन से फिल इन करो। उसके बाद तीसरी बार जब आप इस पेपर को फिल करने की कोशिश करोगे, नाउ यू विल बी एबल टू अचीव 90% प्लस। एंड दिस इज द की, दिस इज द स्ट्रेटजी। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हर एक चैप्टर की एक अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। इस चैप्टर की स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपको ये सब कीवर्ड्स याद हैं तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यार, हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 18, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने देखा, दैट वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। याद आ रहा है क्या फैक्टर्स पढ़े थे हमने? यहां पर इस प्रकार से कुछ हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को कुछ ऐसे पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो सबसे पहले हमें कंसिडर करने हैं। जैसे कि 1 में मटीरियल कॉस्ट, कि अगर आज हम एक प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उसमें मटीरियल कितना लगेगा। नेक्स्ट इज लेबर, मटेरियल देख लिया। फिर नेक्स्ट कॉस्ट आपका आ जाएगा लेबर का खर्चा कितना लगने वाला है आपके ऊपर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट की क्वालिटी आपको कैसे रखनी है, उसके बाद में आपको दिखेगा साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पे आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट डिपेंड करता है। आपने लेबर कैसे ले रहे हो, आप मटेरियल कैसा ले रहे हो, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट ये 4 चीजें। इसके बाद में नेक्स्ट अगर देखते हैं और क्या चीजें हैं, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपका स्ट्रक्चर कितना सिंपल है या फिर आपका स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, तो उस पर कॉस्ट डिपेंड करेगी। देन नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, कि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट का नेचर कैसा है, इट इज अ हिली रीजन, इट इज अ प्लेन रीजन, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप कैसा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, आप वहीं पे पूरा ट्रेडिशनल वे में कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं या फिर आप आज के मॉडर्न तरीके से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, या फिर आजकल तो चल रहा है ना मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, कहीं और पूरा का पूरा बनेगा और यहां लगे फिट इन कर देंगे, ऐसा कंस्ट्रक्शन करने वाले, इस पे भी कॉस्ट होगा। तो सेकंड फेज में 3 चीजें मैटर करती है। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कंस्ट्रक्शन साइट कैसा है, और फिर यहां पर आ गया कि आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके बाद में थर्ड और लास्ट स्टेज पर आती बची हुई चीजें, जैसे कि वेरिएशन ऑर्डर्स। आपने एक बार जब प्रोजेक्ट शुरू किया था तब जो प्लान किया था उसके बाद कितना वेरिएट कर रहे हो, उसके बाद में जो कॉस्ट होती है बिकॉज ऑफ ओवररन, कॉस्ट होती है बिकॉज ऑफ डिले होने के कारण कुछ कॉस्ट ओवररन हो जाती है, बढ़ जाती है वो। और उसके बाद में आखिरी चीज आ जाती है आपकी रेगुलेटर एंड इंश्योरेंस कंप्लायंस की, जो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस में खर्चा होगा इंश्योरेंस में। इस पूरे टॉपिक को हमारे चार्ट में यहां पर बड़ा प्रेम से आपको दिखता है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। याद कुछ इस तरीके से रखना है यारों। देखो पहले ये 4 चीजें रेलेवेंट है। मटीरियल कॉस्ट, मटेरियल के बाद में लेबर का कॉस्ट कितना लगेगा, लेबर के बाद में आपका साइज कैसा है और आपका क्वालिटी कैसा है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 3, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड नेचर ऑफ स्ट्रक्चर।
ये हो गया। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आ जाते हैं 4 वेरिएशन इन ऑर्डर, ऑर्डर में कितनी बार आप चेंजेस कर रहे हो, डीले के कारण कॉस्ट ओवररन कितने हो रहे हैं, रेगुलेटरी एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट। आई थिंक बहुत कंफर्टेबली आप सब अच्छे इसको याद रख पाएंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके बाद में मैं दूसरे टॉपिक पे जाता हूं, अच्छे से देखना। फिर हमारा टॉपिक था अप्रेजल, फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस। अप्रेजल, फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस, ये तीनों चीजें एक जैसी दिखती है। अप्रेजल, फीजिबिलिटी, ड्यू डिलिजेंस तीनों एक जैसी दिखती है, तीनों में माइन्यूट फर्क है। जैसे कि अप्रेजल के इन्होंने 5 पॉइंट दिए, फीजिबिलिटी के 5 पॉइंट दिए और ड्यू डिलिजेंस के तकरीबन 8 पॉइंट्स दे रखे हैं। हमने इसको खोद के हमारे रेगुलर नोट्स के टाइम पे, रेगुलर लेक्चर्स के टाइम पे देखा कि ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अभी के लिए हमें याद रखना है कि फीजिबिलिटी के 5 पॉइंट कितने कौन से, अप्रेजल के 5 पॉइंट कौन से हैं, और हमारा जो आखिरी पॉइंट है ड्यू डिलिजेंस, उसके 8 पॉइंट्स कौन से हैं। ये पॉइंट्स आपको कंठस्थ होने चाहिए। सबसे पहले आता है अप्रेजल। अप्रेजल में मैनेजमेंट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल एंड सोशल बेनिफिट अप्रेजल। याद करो ये 5 पॉइंट क्या थे। मैनेजमेंट अप्रेजल कि इस कंपनी जिसका ये प्रोजेक्ट आ रहा है इसका मैनेजमेंट कैसा है। दूसरा टेक्निकल अप्रेजल, ये जो प्रोडक्ट बनाना चाह रही है प्रोडक्ट बनने लायक ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा, टेक्निकली हम लोग ये प्रोडक्ट को रेडीली अवेलेबल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या, ये बनाया जा सकता है क्या, टेक्निकली ये प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल है क्या। मार्केटिंग अप्रेजल, क्या इस प्रोडक्ट को बेचना संभव है क्या, इस प्रोडक्ट को मार्केट करना संभव है क्या, इज द प्रोडक्ट मार्केटेबल। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अप्रेजल कि ठीक है सर टेक्निकली बना भी लेंगे, हमारा मैनेजमेंट भी अच्छा है और हम इसको मार्केटेबल है मतलब बेच भी पाएंगे, बट ये बेचने के बाद में भी क्या हम प्रॉफिट कर पाएंगे क्या, फाइनेंशियल अप्रेजल। और लास्ट में आता है सोशल बेनिफिट अप्रेजल कि सोसाइटी को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये 5 अप्रेजल के मेथड हैं, बहुत इजी। मैनेजमेंट अप्रेजल, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, बना पाएंगे क्या, टेक्निकल अप्रेजल, बेच पाएंगे क्या, मार्केटिंग अप्रेजल, प्रॉफिट कमा पाएंगे क्या, फाइनेंशियल अप्रेजल और सोसाइटी के लिए अच्छा है क्या, सोशल बेनिफिट अप्रेजल। ये हमने पढ़ते समय याद कर लिए थे, वैसे जो हम रेगुलरली पढ़ रहे थे 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं, अभी एक और बार इसको पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा अप्रेजल। फिर आता है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी के बीच के 3 पॉइंट्स तो यही 4-5 पॉइंट्स हैं। देखो, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, इसका मतलब यही है 5 पॉइंट, यही सब चीज आ गई। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, जैसे कि ये प्रोडक्ट को आपके लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल भी है नहीं है। टेक्निकल फीजिबिलिटी, प्रोडक्ट को बनाना पॉसिबल है क्या। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, ये पूरा ऑपरेशन करना पॉसिबल है क्या। इसको अगर मैं आपको और इजी तरीके से बताऊं तो कुछ ऐसे समझो, टेक्निकल अप्रेजल से टेक्निकल फीजिबिलिटी, टेक्निकल अप्रेजल टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल अप्रेजल से ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, सॉरी फाइनेंशियल अप्रेजल से आप इकोनॉमिक फीजिबिलिटी की बात कर लो, और मार्केटिंग अप्रेजल से ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। इन 3 तरीके से आप ये 3 चीजों को याद रख सकते हो। अप्रेजल में जो था हमारा टेक्निकल अप्रेजल, वैसे आया टेक्निकल फीजिबिलिटी, यहां पर आया फाइनेंशियल अप्रेजल, यहां पर आया इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, और यहां पर आया था मार्केटिंग अप्रेजल, उसकी जगह यहां पर आ गया ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। ये एग्जैक्टली सेम नहीं है बट आप ऐसे याद रख सकते हो। तो फीजिबिलिटी के 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं 2 पॉइंट। यहां पे जो मैनेजमेंट अप्रेजल है और यहां पे जो हमारा सोशल बेनिफिट अप्रेजल है वो नहीं है, यहां पर आता है उसकी जगह लीगल फीजिबिलिटी कि लीगली फीजिबल है क्या प्लान बनाना, और लास्ट में आ जाता है शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी कि आपका जो ये शेड्यूलिंग की गई है ये फीजिबल है या नहीं, जिस प्रकार से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहे हैं। ये आपके 5 पॉइंट्स हुए अप्रेजल के, 5 पॉइंट फीजिबिलिटी के। रुकना भी यहीं पे। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस में देयर आर 8 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स यहीं से आते हैं, जैसे कि प्रमोटर हिस्ट्री, मैनेजमेंट अप्रेजल में पढ़ा था। इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मॉडल, इसको आप इकोनॉमिक फीजिबिलिटी बोल दो, फाइनेंशियल अप्रेजल बोल दो। लीगल ड्यू डिलिजेंस, लीगल फीजिबिलिटी में पढ़ा, और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, वही फाइनेंशियल फीजिबिलिटी की बात आ गई, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी की बात। तो ये 4 पॉइंट तो एज इट इज लिए हैं ड्यू डिलिजेंस में भी। आप क्या देखेंगे, आप कंपनी का प्रमोटर्स को देखेंगे सही है या नहीं है, मैनेजमेंट अप्रेजल। लीगल ड्यू डिलिजेंस किया था, वैसे ही लीगल फीजिबिलिटी चेक की थी, लीगल अप्रेजल। उसके बाद में आपका इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इवॉल्व होगा या नहीं होगा, टेक्निकल फीजिबिलिटी जैसा जो हम पढ़ते हैं वो। और लास्ट में आ गया फाइनेंशियल अप्रेजल जैसा कि यार इसमें फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका भी ड्यू डिलिजेंस में चेक करो। ये 4 पॉइंट्स हो गए जो पहले के ही अप्रेजल और फीजिबिलिटी से आए। फिर 4 नए पॉइंट्स आए। ये 4 नए पॉइंट्स से छोटे 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 से टर्म है। रिस्क, रिस्क चेक करेंगे हम ड्यू डिलिजेंस में। टैक्स, टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे ड्यू डिलिजेंस में। टर्म्स, हमारे टर्म्स क्या है इस प्रोजेक्ट के वो चेक करेंगे। एंड लास्ट इज वैल्यू, वैल्यूएशन चेक किया जाएगा, वैल्यूएशन ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा। ये हो गए हमारे सारे के सारे पॉइंट्स।
स्टे वेरी फोकस्ड। हमने जब रेगुलर बैच में पढ़ा था इसको समझने में हमने पूरा समय दिया, अभी आपको इंश्योर करना है कि समझना ही काफी नहीं है, इसको कुछ पॉइंट्स को हमें याद भी रखने की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस क्विक रिवीजन। फीजिबिलिटी, अप्रेजल, ड्यू डिलिजेंस, दिमाग में सारे पॉइंट याद आ जाने चाहिए। अप्रेजल, फीजिबिलिटी, ड्यू डिलिजेंस। अप्रेजल के 5 पॉइंट कोशिश करते हैं। अप्रेजल के 5 पॉइंट में मैं चेक करूंगा हमारा प्रमोटर मैनेजमेंट अप्रेजल, प्रोडक्ट बन सकता है क्या? टेक्निकल अप्रेजल, प्रोडक्ट बिक सकता है क्या? मार्केटेबिलिटी अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल। उसके बाद में प्रॉफिट हो सकता है क्या? फाइनेंशियल अप्रेजल, सोसाइटी को बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट अप्रेजल। फिर हम आते हैं फीजिबिलिटी में। फीजिबिलिटी के 5 पॉइंट, फीजिबिलिटी के 5 पॉइंट में बीच के 3 पॉइंट्स वहीं से आए हैं, जैसे कि यहां पर था टेक्निकल अप्रेजल, टेक्निकल फीजिबिलिटी, यहां पे था फाइनेंशियल अप्रेजल, उसकी जगह पे आ जाएगा इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, और यहां पे जैसे कि था आपका मार्केटेबल वगैरह, यहां पे आ जाएगा ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। तो 3 फीजिबिलिटी तो आ गई, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फीजिबिलिटी। अब 2 और है, तो में सबसे पहला पॉइंट होता है लीगल फीजिबिलिटी, कि लीगली ये सब करना फीजिबल है या नहीं है। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट क्या आता है यार, शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी, ये भी हो गया। अब आया ड्यू डिलिजेंस, उसके 8 पॉइंट्स हैं, 4+4, 4 यहीं से कहीं से लाए कि हमारे प्रमोटर्स वगैरह का ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे हम, हमारे इस पूरे बिजनेस वैल्यूएशन का ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे हम, उसके बाद में हम लीगल ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे हम, और उसके बाद में हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे। ये चारों तो हम लेकर आए हैं जो फीजिबिलिटी और अप्रेजल के पॉइंट्स हैं। और 4 नए पॉइंट, ये छोटे छोटे 4 वर्ड, टैक्स, वैल्यू, टर्म्स, और एक और कुछ था, टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, वैल्यूएशन चेक कर लेंगे, टर्म्स चेक कर लेंगे, रिस्क, ड्यू डिलिजेंस, और ये आ गया पूरा पूरा आपका टॉपिक। आई होप अंडरस्टैंडिंग में आपको कैसे बता रहा हूं, जैसे मैं अभी इसको पढ़ रहा हूं इसी तरह से आपको पढ़ते जाना है और पॉइंट्स को याद करते जाना है, बहुत मस्ती से हो जाएगा। चलो, रेगुलर बैच अगर आपने बहुत प्रेम से देखा है तो आपको एक एक वर्ड के अंदर का एक्सप्लेनेशन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, हाईलाइटिंग वगैरह सब सॉर्टेड है हमारी। जिनकी हाईलाइटिंग ड्यू भी है तो मैं आपको पूरा इसका पीडीएफ दे दूंगा हमें हाईलाइट करने के लिए, तो वो भी चिंता की बात नहीं, वो हमको क्लास नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये कीवर्ड्स अगर याद हैं तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप फोड़ के आ जाओगे। चलिए, इसके बाद में आते हैं, इसी के अंदर आता है कुछ और भी, यही फीजिबिलिटी, ड्यू डिलिजेंस एंड अप्रेजल मिक्स होता है, और आता है सबसे पहले हमारा लीगल फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस। लीगल फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस में हम लोग 3 चीजें चेक करते हैं, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले आप चेक करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेबल लॉज, हमारे ऊपर एप्लीकेबल लॉज कौन कौन से हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लीगल रेडीनेस, कि ये जो व्यक्ति एक बिजनेस शुरू करने वाला है, प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, वो लीगली रेडी है या नहीं है। एंड लेट्स हम इन डेप्थ देखते हैं एप्लीकेबल प्रोविजंस, इन डेप्थ लीगल एनालिसिस। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस के 3 पार्ट्स हो सकते हैं, एप्लीकेबल लॉज देखना, लीगल रेडीनेस देखना, और इन डेप्थ लीगल एनालिसिस करना आपके ऊपर जो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है। इजी। फिर आता है हमारा टेक्निकल फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस। केयरफुली, टेक्निकल फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस कि हम अब टेक्निकली देख रहे हैं कि प्रोडक्ट को रेडी कैसे कर सकते हैं, हमारा बिजनेस चलेगा, हमारा बिजनेस पॉसिबल भी है नहीं है, हमारा फिनिश गुड्स बनेगा भी या नहीं बनेगा, हम ये सर्विस दे भी पाएंगे या नहीं। तो अब हम देख रहे हैं टेक्निकल फीजिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस संभव है कि नहीं है। सेकेंड, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखते हैं कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। थर्ड, लोकेशन कहां पर है हमारी, जो रॉ मटेरियल मिलते हैं उससे भी पास होनी चाहिए, फिनिश गुड जहां पे सेल करना है उसके भी पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड सोर्सेस, कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो फ्रीली अवेलेबल भी है या वही शॉर्टेज में रहता है, सेमीकंडक्टर जैसा। उसके बाद में पावर एंड यूटिलिटीज, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब की क्या सुविधाएं हैं। मैन पावर रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स के बिना कुछ नहीं होगा। इन्वायरमेंट क्लियरेंस है या नहीं, एंड अदर्स। ये 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स में 8th पॉइंट तो अदर्स हो गया, तो यू हैव 7 पॉइंट्स जिससे आप टेक्निकल फीजिबिलिटी चेक करते हो अपने प्रोजेक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले आ गया, उसके बाद में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, लोकेशन आपका आ गया कहां पर है, उसके बाद में आपका आ गया रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, पावर एंड यूटिलिटीज वहां पे अवेलेबल रहेंगी क्या, मैन पावर रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस। अब याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के मिडिल में आप खड़े हैं, ऐसे इमेजिन कर लो खुद को। वो फैक्ट्री किसी भी चीज की है, एग्जांपल ले लो, दैट्स अ फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स एसी, एयर कंडीशन बनाने वाली फैक्ट्री है। अब जब उसके अंदर खड़े हो तो सबसे पहले आप आसपास क्या देखोगे, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, पूरा उनका पूरा एसी बन तो रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी देखोगे, ठीक है। उसके बाद में उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कि एवरी मिनट दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर 50 एसीज, तो ये उनकी कैपेसिटी हो गई है, ठीक है। उसके बाद में उनका लोकेशन देखो कि यार ये है कहां पर, ओके ये पुणे से 50 किलोमीटर दूर यहां पर लोकेटेड है।
फोर्थ चीज देखो यार, इनको एसी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, इनको प्लास्टिक चाहिए होता है, इनको मेटल चाहिए होता है, इनको ये गैस चाहिए होती है, इनको जो भी चीज़ें चाहिए होती है ये कहाँ से अवेलेबल है, ये हमेशा मिल जाती है जब ऑर्डर चाहिए होता है। अरे हाँ सर, ये तो सप्लायर लाके देता है, जबरदस्त, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में वहां पर क्या इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है प्रॉपर्ली, नहीं है तो उन्होंने जनरेटर सेट कर रखा है, वाटर सब चीज़ों की प्रॉपर सुविधा है या नहीं है, अवेलेबल है वहाँ पे, वंडरफुल। मैन पावर है या नहीं है, लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे नहीं यहाँ पे आसपास बहुत सारे विलेजेस हैं और उसके कारण मैन पावर का प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में यार हमारा जो वेस्ट होता है वो वेस्ट हम कैसे बाहर फेंकते हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस है या नहीं है अदर्स। 8 पॉइंट। इमेजिन करो वापस हम लोग फैक्ट्री में आए थे, सबसे पहले क्या देखा था उनका, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग उनका जो प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी जो देख ली। उसके बाद में दूसरी चीज़ हमने मैन्युफैक्चरिंग का देखी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 1 मिनट में कितने बना पा रहे हैं, और ज़बरदस्त। ये 2 चीज़ें देखने के बाद में तीसरी चीज़ देखी हमने उनकी लोकेशन, कि आखिर ये है कहाँ पे, ओके पुणे से 50 किलोमीटर दूर है, ओके। उसके बाद में हमने देखा उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल इनका यहाँ से आता है। मैन पावर इजीली अवेलेबल है क्या, हाँ मैन पावर इनकी अवेलेबल है। उसके बाद में पावर यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, वाटर की प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और उनका वेस्ट कैसे डिस्पोज होता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है क्या, है। सारे पॉइंट्स हो गए अदर्स। ऐसे पढ़ो कि पढ़ना ही ना पड़े। लास्ट आता है आपका इस टॉपिक में फाइनेंशियल फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट, कि कैसे फाइनेंशियल फीजिबिलिटी चेक की जाती है। उसके 6 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको उसके यहां पर 6 पॉइंट्स दिखेंगे जिसके अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले आप कर लीजिए प्रोजेक्ट फाइनेंस, कितना प्रोजेक्ट फाइनेंस चाहिएगा उसको डिटरमिन कर लिया हमने, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंस, मीन्स ऑफ फाइनेंस, कि चलो इतना प्रोजेक्ट फाइनेंस चाहिएगा, कि हमें 200 करोड़ चाहिए, डिटरमिन कर लिया सबसे पहले पॉइंट में। दूसरा मीन्स ऑफ फाइनेंस, कि अब फाइनेंस के सोर्सेज क्या होंगे, वो सोर्सेज आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट, कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टिमेट कितना है। फोर्थ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट आ जाएगा फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट। अब इसको बहुत ईजी याद रखना, आप आज एक पानीपुरी का स्टॉल भी लगाओगे तो पहले ये 3 चीजें आएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस, कितना पैसा लगेगा सर, 20,000 रुपए, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट मीन्स ऑफ फाइनेंस, 20,000 कहां से आएंगे, 20,000 सर ये मैं बैंक से लोन ले लूंगा, ठीक है। तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी, भाई पैसा कितना कमा पाओगे साहेब, दिन का 500 रुपए कमा लूंगा, जबरदस्त। एक छोटे से छोटा बिजनेस या बड़े से बिजनेस बड़ा बिजनेस करना है, ये 3 चीजें तो सबको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो 2 और चीजें आ जाएगी, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि भैया आपका बैलेंस शीट कैसा होगा प्रोजेक्ट करो, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसा होगा प्रोजेक्ट करो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? और फिर आप देखोगे कि हमारे बिजनेस को रिस्क क्या क्या है। आज मैं पानीपुरी का स्टॉल लगाता हूं, अरे यार ये गवर्नमेंट वाले आते हैं, हमारे म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं और ये उठा के ले जाते हैं पूरा का पूरा, तो यार ये थोड़ा लीगल इश्यूज भी हैं, ये एक रिस्क है आपका। अरे मेरे पानीपुरी के सामने सब लोग पानीपुरी वाला ही ठेला लगा रहे हैं, ये रिस्क है। लोगों को हाइजीन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये रिस्क है। तो ऐसे जब बहुत सारे रिस्क हैं, ये रिस्क असेसमेंट में आ जाएगा। तो वेरी इजी है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस, क्या आप प्रॉफिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे पहले टोटल प्रोजेक्ट का डिटरमिन करो, प्रोजेक्ट फाइनेंस कितना चाहिए, सोर्स देख लो होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, प्रोजेक्ट कर लो, बैलेंस शीट प्रोजेक्ट कर लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट में अपना रिस्क असेस कर लो, एंड यू विल बी डन। इजी इजी पीजी। उसके बाद में आता है मीन्स ऑफ फाइनेंस। मीन्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आप कहां कहां से फाइनेंस रेज कर सकते हो, बिल्कुल इजीली याद रहेगा। 6 पॉइंट है। इक्विटी, इक्विटी के माध्यम से आप फाइनेंस रेज कर सकते हो। दूसरा इंटरनल अक्रूवल, आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, जेब में हाथ डाला और पैसा ही पैसा है, तो ये हो गया इंटरनल अक्रूवल्स। उसके बाद में इंटरेस्ट फ्री लोन, कि अगर आपको कभी इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन कोई और नहीं देता, आपके प्रमोटर्स ही देते हैं, कंपनी के करंट प्रमोटर्स ही इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं वो। फोर्थ गवर्नमेंट सब्सिडी और इंसेंटिव, कभी कभी सरकार भी आपको सब्सिडी दे देती है। सर वो सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे हुआ, मैं बताता हूं। हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस को डिटरमिन किया एट 1000 करोड़, दैट वी नीड 1000 करोड़ टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज इसमें 300 करोड़ का लैंड लेना पड़ेगा, 200 करोड़ की मशीन लेनी पड़ेगी, ये सब खर्चे हैं। हम गए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के पास, उन्होंने कहा कि आप यहां पे आके अपना प्रोजेक्ट सेटअप करो, हम आपको जमीन फ्री में दे देंगे। तो हमारे 1000 करोड़ में से 300 करोड़ का तो खर्चा ही बच गया ना, जमीन लेनी नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसे लिखेंगे 1000 करोड़ प्रोजेक्ट फाइनेंस की नीड थी, उसमें 300 करोड़ हो गया गवर्नमेंट सब्सिडी इंसेंटिव से। ऐसा इफ यू सेट अप वेरियस बिजनेसेस इन नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंसेंटिव है गवर्नमेंट के, तो वो आपके प्रोजेक्ट फाइनेंस का एक सोर्स हो जाएगा कि 1000 करोड़ लगेंगे अगर कहीं भी स्टार्ट करना है, पर यहाँ क्या तो 200 करोड़ की तो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट दे देगी, तो वो भी एक टाइप का प्रोजेक्ट का फाइनेंस हो गया। उसके बाद में टर्म लोन, नॉर्मल आप बैंक से लोन लेते हैं वैसा, एंड डिफर्ड पेमेंट स्कीम, कि अगर आप मान लीजिए कोई भी चीज खरीदना चाह रहे हैं, आप एक मशीनरी खरीद रहे हैं कहीं से, वो मशीनरी है 15 करोड़ की, और वो जो सेलर है वही आपको ऑप्शन दे देता है कि भैया जी आप क्या करो, आप तो ये जो मशीनरी ले रहे हो इसका पैसा अगले 6 सालों तक आप मुझे 3-3 करोड़ हर साल देते रहना।
तो ये डेफर्ड पेमेंट स्कीम अगर मुझे मिल जाता है, ये भी एक प्रकार का मेरा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया कि मुझे अब लोन नहीं लेना पड़ेगा इसके लिए। तो मुझे प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए सोर्स क्या है? इक्विटी। सबसे पहला इजी सोर्स क्या था? इक्विटी। इंटरनल अक्रूवल्स, फिर इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम प्रमोटर्स डायरेक्टर्स, उसके बाद में गवर्नमेंट सब्सिडी इंसेंटिव, ये हो गया। उसके बाद में आपका नॉर्मल टर्म लोन ले सकते हो, और डिफर्ड पेमेंट स्कीम अगर मिल जाती है तो वो काफी आसान है, विदाउट एफर्ट याद होता है। रिस्क असेसमेंट, अब ये केयरफुली कि आप फाइनेंशियल रिस्क असेस करने के क्या तरीके हैं। इन्होंने 7 पॉइंट्स दिए, ये एग्जाम्पल है, ये 7 की जगह 17 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हमारे मॉड्यूल ने कुछ पॉइंट्स दिए, उनकी बात कर लेते हैं कि हमारा रिस्क असेस कैसे करते हैं। रिस्क असेस कर सकते हो आप रेशियो एनालिसिस से, और साथ ही साथ ध्यान रखना मीन्स ऑफ फाइनेंस, जब ये पूरा पढ़ लोगे आप, रिविजन कर लोगे आप, तब आप वापस एक बार पूरे नोट्स को पढ़ोगे, राइट, एटलीस्ट दी हाईलाइटेड पार्ट तो वापस बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो यू गेट अ फेयर आइडिया। नोट्स की एक डिटेल रीडिंग लेनी है जैसे हमने क्लास में ली है, आपको रिविजन के बाद में भी सिर्फ ये याद नहीं करना है। ये जो याद कर लिया, इससे आपका 80-90% प्रिपरेशन हो गया। 10-20% प्रिपरेशन के लिए आपको फिर नोट्स की एक पूरी रीडिंग ले लेनी है, ताकि एकदम अच्छे से चीज दिमाग में बैठ जाए। और उसमें से भी जो मैंने आपको हाईलाइट करवा रहा हूं, जो आपको हाईलाइटेड शीट के अंदर हाईलाइटेड पार्ट है, उस पर थोड़ा फोकस देते हुए रीडिंग कर लेनी है, एंड दैट्स इट, देन यू विल बी सॉर्टेड। ये याद करते ही आपका चैप्टर 80% डन हो जाता है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कहां थे, मीन्स ऑफ फाइनेंस पे। तो मीन्स ऑफ फाइनेंस पे अगर आप नोट्स में देखेंगे तो एक और चीज लिखी हुई है कि हम जब भी मीन्स ऑफ फाइनेंस लेंगे, हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो कितना है। तो वी हैव टू ट्राई एंड एंश्योर कि हम डेट इक्विटी रेशियो को एक मॉडरेट तरीके से लेकर आए। ऐसे हमें 2 चीजों का ध्यान भी रखना होता है, तो ये भी दे रखा है ध्यान से। फिर आता है फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट में क्या क्या। पहला, रेशियो एनालिसिस। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट का रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। रेशियो हो सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या बैलेंस शीट रेशियोज, ओके, बट रेशियो एनालिसिस करके हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। और रिस्क असेसमेंट हो सकता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इस तरीके से भी आप डिटरमिन कर सकते हैं आपका रिस्क कैसा चल रहा है। थर्ड, ब्रेक इवन एनालिसिस, कि आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे कब पहुंचेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस। देन सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि यार अगर हमने जो भी प्रिजम्पशंस लिए उसमें से एक भी चीज को चेंज कर देंगे तो हमारा फाइनल आउटकम कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे कि वी हैव प्रिज्यूम दैट आवर यूजर्स विल इंक्रीज 5% एवरी ईयर, व्हाट इफ दिस डज नॉट हैपन। तो इसे कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि कोई भी चीज अगर चेंज हो गई तो उसका हमारे फाइनल प्रॉफिट पे कितना डिफरेंस आ रहा है, वो भी हम करेंगे। उसके बाद में करेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कुछ नहीं कि आप वही लोन का पूरा पे बैक पीरियड कैसे होने वाला है वो कैलकुलेट करेंगे। IRR, कि आपका जो रेट ऑफ IRR चल रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैसा है। और फिर आप IRR और रिक्वायर्ड को चेक कर लेते हैं कि बिजनेस का IRR इतना है और मेरा अपेक्षा इतना तो है ही है। अगर वो मैच हो रहा है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एंड लास्ट है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आई थिंक स्वॉट का एग्जांपल तो आप जीवन में नहीं भूलेंगे, जो रेगुलर लेक्चर के अंदर आपको दिया था। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 की जगह 17 भी हो सकते हैं, बट ये हैं कुछ मेजर फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट के तरीके। अच्छा, अब इस चैप्टर के दूसरे हाफ की तरफ चलते हैं। फिर आता है रोल ऑफ सीएस। हमने जब रोल ऑफ सीएस पढ़ा था तब उसके अंदर पहला था प्रोफेशनल सर्विसेज बाय सीएस, कि सीएस बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज देता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन, फिर आगे फिर आपके एक्चुअली कोर काम, ये सब सीएस देता है, हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था एक्टिविटी फ्लो चार्ट बाय सीएस, कि सीएस और क्या क्या एक्टिविटी करता है। उसमें सेकंड लास्ट पॉइंट याद है या नहीं? थैंक यू साहब, बहुत बहुत बढ़िया लगा आप यहाँ पे पधारे। सबको थैंक करेगा, कोऑपरेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा सबके साथ में, ये सब हमने पॉइंट्स पढ़ा था। तो ये रोल ऑफ सीएस में 2 टॉपिक हो गए, क्या क्या प्रोफेशनल सर्विसेज सीएस देता है और साथ में एक्टिविटी फ्लो चार्ट बाय सीएस। चलिए लेट्स रैप इट अप। ये सब पढ़ लिया है हमने, बहुत ही तूफान चल रहा है हमारा काम। ये जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप जब भी लोन देंगे आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो एक्सेट्रा, मार्जिन वगैरह, हम लोग अब आ चुके हैं यहां पे कि सीएस को आखिर क्या क्या काम करना होगा। बहुत सारा काम करना होगा सीएस को। सीएस को हम लोगों ने पढ़ लिया था ड्यूरिंग फॉर्मेशन क्या काम करना होगा, उसके बाद में इन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस क्या काम करना होगा, रेजिंग फंड के टाइम पे क्या काम करना होगा, अदर कॉर्पोरेट सर्विस या कॉर्पोरेट कंप्लायंस में क्या क्या काम करना होगा। बहुत सिंपल है। अब इसको बस ये ध्यान रखना कि ये आपको याद रहे। अगर आपको ये याद रहे तो आप आगे का कुछ भी लिख पाएंगे। तो सीएस को फॉर्मेशन में क्या ध्यान रखना है, डिन उसको लेना होगा सारे डायरेक्टर्स का, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम चेक करना पड़ेगा कंपनी का, एमओ एओ इनकॉर्पोरेट द कंपनी। अगर आप एक किसी भी टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर एज अ सीएस काम कर रहे हैं ना, तो ये तो आपका सुबह शाम यही कर रहे हो आप, ब्रेड एंड बटर है, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो फॉर्मेशन में आप ये सब काम करते हो। फिर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन आप लेते हो, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ये सब आप लेके दोगे।
इंडस रेजिंग फंड में फीजिबिलिटी रिपोर्ट, रिप्रेजेंट करोगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में कि हमारे बिजनेस को पैसा दो, हमारी कंपनी को पैसा दो। क्रेडिट रेटिंग आप लेकर आओगे फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और कैपिटल रेज करने के भी दूसरे ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर करोगे, वेंचर कैपिटल वगैरह। तो ये सारा काम कर रहा है हमारा सीएस। देन अदर कॉर्पोरेट सर्विस, कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, उसके बाद में फेमा, एफडीए, ईसीबी, ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये सभी सीएस लेकर आ रहा है। अरे आप अपना पूरा सिलेबस देख लो, आपने जो इतना सब कुछ पढ़ा है ना, आईपीआर का रजिस्ट्रेशन भी वो कर रहा है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी वो कर रहा है, उसके बाद में फेमा का भी वो कंप्लायंस करेगा, सब का सब सीएस को ही करना है। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेट कंप्लायंस। अगर कॉर्पोरेट कंप्लायंस की बात करता हूं मैं, तो इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, बिल्कुल। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन डिपॉजिट हो गया, इशू करना है। प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर अगर सजेस्ट करना है, शेयर्स अलॉट करने हैं, लोन या लीगल डॉक्यूमेंट को पूरा एग्जीक्यूट करना है, चार्ज क्रिएट करना है, या फिर कंपनी के रिकॉर्ड को सर्च करना है, ये सब काम सीएस के बाएं हाथ का खेल है, रोज का काम है ये, रोज का ऐसा। अब ये सब हो गया हमारा टॉपिक जो है व्हाट इज द रोल ऑफ सीएस। अब रोल ऑफ सीएस में आपको ध्यान कैसे रखना है, ये तो बहुत ईजी है। एग्जाम में अगर 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको इसके हिसाब से याद रखना तो इजी जाएगा कि फॉर्मेशन में क्या है। तो आप कहते हैं नेम अवेलेबिलिटी हो गया, डिन हो गया, ये सब फॉर्मेशन में आते हैं। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, हाँ, उद्यम हो गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस हो गया, ये सब आ गया। रेजिंग फंड्स के अंदर क्या हमें ईसीबी का भी हमें कंप्लायंस करना है, फेमा का भी हमें कंप्लायंस करना है, अग्रीमेंट्स भी हमें ड्राफ्ट करने हैं। अदर कॉर्पोरेट सर्विस करके तो पूछेंगे नहीं, बट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट भी हमें करने होते हैं, ड्यू डिलिजेंस भी हमको करना है। और कॉर्पोरेट कंप्लायंस में दूसरा क्या, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना है, डिबेंचर्स इशू करने हैं, लिस्टिंग करवानी है, शेयर्स अलॉट करने हैं, लोन अग्रीमेंट करना है, ये सब, चार्ज को रजिस्टर करना है, ये सब काम करता है सीएस। आप में से अगर कोई आर्टिकल चिप कर रहा है तो आपको तो ये 5 मिनट मैंने आपके जीवन के बर्बाद कर दिए, क्योंकि ये आपको पता ही है, आप ये रोजमर्रा में काम करते ही हो। तो इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद में एक आता है फ्लो चार्ट फॉर सीएस, कि अगर कभी बात करते हैं प्रोफेशनल असाइनमेंट सीएस लेता है तो ये सब उसको करना होता है। अरे बहुत ही फुद्दू टॉपिक, देखना। सबसे पहले क्या कर लो, प्रमोटर के बारे में डिस्कशन कर लो अच्छे से, स्कोप ऑफ वर्क समझ लो और अपने प्रोफेशनल फीस बता दो। उसके बाद में बोर्ड को फाइनेंसिंग नॉर्म्स का आइडिया दे दो, राइटिंग में कर लो पूरा का पूरा अग्रीमेंट, और वापस फीस वगैरह की भी जो बात हुई वो राइटिंग में लिख लो। उसके बाद में क्वेश्चनर भेज दो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे सवाल पूछने के लिए, उन क्वेश्चनर के उनके सारे आंसर आने दो। ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट बना दो, उसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लो। प्रमोटर को पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर प्रॉपर्ली एडवाइस करो कि आपको कैसे काम करना है। उसके बाद में एक से ज्यादा बैंक को आप प्रोजेक्ट लोन के लिए अप्लाई करो, यू अप्लाई टू मोर देन वन बैंक, ताकि आपके पास ऑप्शन रहे। लास्ट राउंड पे एक ने कुछ कर दिया तो इशू नहीं हो जाए। प्रमोटर और बैंकर की मीटिंग करा दो आप, कि भाई आप लोग आपस में देख लो। बैंकर के पीछे पड़े रहो, उनसे फॉलो अप लेते रहो कि क्या क्या चीजें कंप्लीट हो रही है, अग्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ। बैंक में हायर अथॉरिटी से सीधे बात करो, ताकि काम स्पीड अप होगा, और अगर आपको कोई भी स्पेशल अप्रूवल चाहिए तो वो बहुत आपको कंफर्टेबली मिल जाएंगे। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली रीड करो, डिस्बर्समेंट के टाइम पे क्या रहेगी, प्रोसेसिंग फीस है तो वो पे कर दो। और देखो सेकंड लास्ट पॉइंट, सबको थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करो। विदाउट एनी एफर्ट आप उनको ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। विदाउट अप्लाइंग योर ब्रेन अगर आप इन पॉइंट्स को याद रख पाते हैं तो वो है बेस्ट। सीएस क्या करता है, पहले प्रोफेशनल सर्विसेज, तो हमने फॉर्मेशन में ये देगा, ड्यू डिलिजेंस में देगा, ये सब काम करेगा, कॉर्पोरेट कंप्लायंस के काम करेगा इसी। फिर आगे के फ्लो चार्ट बताओ, सीएस को अगर लोन लेना है बैंक में, प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर सीएस का क्या रोल है, तो शुरू से लेकर एंड तक कि भैया पहले प्रमोटर के साथ बैठकर डिस्कशन कर लो, स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड कर लो, फीस डिसाइड कर लो, उसको अग्रीमेंट में ले लो, फिर प्रमोटर के साथ में आप क्वेश्चनर भेज दो, पूरा प्रोजेक्ट की डिटेल ले लो, फिर बैंक्स में अप्लाई करो, एक साथ बैंक में अप्लाई करो, बैंक के साथ में डिस्कशन करो, प्रमोटर और बैंक का डिस्कशन करवा दो, सीधा बैंक में हायर अथॉरिटी से बात करो, लोन के टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से डिस्कस कर लो, उसको अच्छे से रीड कर लो, प्रोसेसिंग फीस पे कर दो, पूरा पूरा लोन के अग्रीमेंट्स को एंटर करके और लोन ले लो, सबको थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और घर आ जाओ। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रोल ऑफ सीएस, प्रोफेशनल सर्विसेज बाय सीएस एंड एक्टिविटी फ्लो चार्ट बाय सीएस। एकदम इजी। इसके बाद में 3 केस स्टडीज हैं। एक्सपांशन की केस स्टडी, कि अगर आपको कभी भी अपने प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें हेल्थ केयर का एग्जाम्पल था, हमने पढ़ा था कि हमारा हॉस्पिटल में उसको और एक्सपांड करना है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा हमने पढ़ा कि नया आउटलेट ओपन करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और तीसरा बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था टोल से रिलेटेड, कि टोल को लेकर एक पूरा प्रोजेक्ट था, वो हमने पढ़ा था। अगर कभी एक्सपांशन और न्यू ऑर्डर का आता है तो आपको ये बेस ध्यान रखना है, हमने पढ़ा कि अगर कभी भी एक्सपांशन हो रहा है किसी का भी, ये तो हेल्थ केयर का एग्जांपल था पर हेल्थ केयर का ही नहीं, किसी का भी अगर एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन के टाइम पे किसी का भी अगर एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन टाइम पे पूछा जाता है किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो यहां पर एक कुछ चीजें देखिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका एक्सपांशन का खर्चा कितना लगने वाला है, लेबर मटेरियल वगैरह का।
आपका इससे रेवेन्यू कितना चेंज होगा। टुडे वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1000, हम उसको 5000 कर रहे हैं, तो भैया खर्चा कितना होगा और रेवेन्यू कितना होगा ये एक्सपांशन से। क्या ये करंट स्टाफ या करंट पेशेंट्स को, क्योंकि ये हेल्थ केयर का एग्जांपल था, पेशेंट्स, अगर आपका जो भी बिजनेस है, करंट बिजनेस को ये हैम्पर करेगा क्या। पब्लिक ओपिनियन का क्या है इस एक्सपांशन को से रिलेटेड, उसके बाद में बाकी स्टेक होल्डर का रिस्पॉन्स क्या है, और एक डिटेल इवैल्यूएशन करो प्रोज एंड कॉन्स के, और तभी एक्सपांशन की तरफ जाओ। कुछ लोग एक्सपांशन में, आई हैव अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, उस स्मॉल बिजनेस में डेली के 1000 कस्टमर्स आते हैं और मैं उनको संभालता हूँ मुश्किल से, और यार मैंने एक्सपांड किया, मैंने 3 महीने के लिए बिजनेस बंद कर दिया और बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया जो एक साथ में 5000 लोगों को केटर कर सकता है। अब मैं शोरूम खोल के बैठा हूँ, कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, क्योंकि जब 3 महीने तक आपने बंद रखा तब वो आपके पूरा बिजनेस तो बिगड़ गया ना, आपके कस्टमर्स डिवाइड हो गए। तो आपको ये पहले से देखना होगा इन पॉइंट्स के बारे में कि खर्चा कितना है, उससे पोटेंशियल रेवेन्यू कितना है, क्या ये करंट बिजनेस स्टाफ इन सबको डिसरप्ट कर देगा, आपके एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे, ये सब तो नहीं हो जाएगा। ये सब प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज कर लो, बाकी स्टेक होल्डर का ओपिनियन है, आपके पड़ोसी आसपास जो रहते हैं उनका क्या ओपिनियन है, ये सब, उनको परेशानी तो नहीं होगी, ये सब चीजें ध्यान में रखने के बाद आप एक्सपांशन का डिसीजन लो। तो एक्सपांशन से रिलेटेड आता है, तो यहां पे एग्जांपल हेल्थ केयर का है, बट किसी का भी एक्सपांशन आएगा तो हम यही कुछ चीजें देखते हैं। फिर आता है नया फूड आउटलेट, ये फूड आउटलेट का एग्जांपल, पर कोई भी चीज अगर नया ओपन करना है तो यही चीजें देखेंगे। सबसे पहले मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे कि मार्केट में स्टैटिस्टिक्स कैसा है, डेटा क्या सपोर्ट करता है कि नया आउटलेट ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पोटेंशियल लोकेशन कहां कहां कहां, उस बिजनेस में आखिर कितना कंपटीशन है, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एनालिसिस, उस इंडस्ट्री का एनालिसिस कर लो कि फूड इंडस्ट्री एज अ होल कैसी है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री का है रीसेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, अभी पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको, मतलब ये बिजनेस ग्रो हो रहा है कम हो रहा है, एंड इन डेप्थ कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देख लो। कभी कभी हमें खर्चे प्राइम ऑफिस ही पता ही नहीं चलते कि थोड़े से ही तो हैं, जब डिटेल में देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा है। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। देखते हैं एक बार जनरल बातें, मार्केट स्टैटिस्टिक प्रिपेयर कर लिया, पोटेंशियल लोकेशंस फिगर आउट कर ली कि कहां कहां पे बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, लेवल ऑफ कंपटीशन कि वो बिजनेस में इट इज, डू वी हैव अ कट थ्रोट कंपटीशन और देयर इज नो कंपटीशन, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एनालिसिस कि वो इंडस्ट्री कैसी है एज अ होल। आप अगर मेडिकल शॉप ओपन करना चाह रहे हो, आप अगर चश्मे की दुकान ओपन करना चाहते हो, आप एक फूड आउटलेट ओपन करना चाह रहे हो, तो हाउ इज दैट बिजनेस इंडस्ट्री एज अ होल। नेक्स्ट, रीसेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दैट पीपल आर नाउ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस और लेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस। नेक्स्ट, इन डेप्थ धड़ कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सब फिगर आउट कर लेंगे तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि नया आउटलेट ओपन करना है या नहीं करना है। ये कुछ आपकी केस स्टडीज हैं। अब क्या है रहा, मैंने आपको कैसे बोला, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ये पूरा रिवीजन के बाद में आप ब्लैंक शीट लेके बैठेंगे और ब्लैंक शीट फिल करेंगे। तब यहां तो लिखने का कुछ स्कोप नहीं है और यहां तो कुछ लिखने का स्कोप नहीं है, तो यहां पे आप खुद ही पॉइंट्स बोलो कि हाँ ये पॉइंट्स थे। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सुनो 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 सुनो, जैसे कि प्रोफेशनल सर्विस बाय सीएस है तो ठीक है, एक्टिविटीज लो बाय सीएस है, ये देख लिया आपने, एक्सपांशन है, न्यू आउटलेट है, तो आप इसके अंदर जब भी आते हो तो रफली ऐसा कि हर एक के 5-6 पॉइंट 5-6 पॉइंट 5-6 पॉइंट 5-6 पॉइंट देखो आपको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वंडरफुल। इसके बाद में आता है आपका वायबिलिटी चेक। ये कहता है कि प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, ये 6 स्टेप से आप वायबिलिटी चेक कर सकते हो। पहला, डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, कभी भी आपको शुरू करना पहले प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करो। कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस, फिर मार्केट में एनालिसिस करो कि मार्केट में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल प्लान एंड रिस्क, फाइनेंशियल प्लान, आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाओ कि ये फाइनेंशियली फीजिबल होगा नहीं होगा। रिस्क असेसमेंट एंड अनसर्टेनिटीज, सारे रिस्क को असेस करो। उसके बाद में रिपोर्ट प्रिपरेशन, फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ प्रॉपर, एंड लास्ट इज रिव्यू एंड फीडबैक। दिस इज हाउ वायबिलिटी चेक इज डन। अरे यार दिस इज नथिंग, जैसे अपने पहले अप्रेजल पढ़ा, फीजिबिलिटी पढ़ा, ड्यू डिलिजेंस पढ़ा, वैसे एक और आगे वायबिलिटी चेक किए। उन्हीं पॉइंट्स का तो रिपीट टेलीकास्ट है अलग नजरिए से। इसमें 5th पॉइंट में रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है, फिर उसका हम फीडबैक ले रहे हैं। वो रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम सबसे पहले हम स्कोप देख रहे हैं हमारा कि हम क्या क्या बिजनेस करने वाले हैं, उसके बाद उसका मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक फाइनेंशियल प्लान कि भाई ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, फिर हम देख रहे हैं रिस्क असेसमेंट एंड अनसर्टेनिटीज। तो 4 पॉइंट देखो कितना इजी है। पहला, डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कि क्या क्या बिजनेस करने वाले हो, ठीक है कर दिया। उसके बाद में मार्केट एनालिसिस कि मार्केट में बिजनेस पॉसिबल है नहीं है। फाइनेंशियल एनालिसिस कि फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं है, फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं है। फाइनेंशियली फीजिबल अगर है तो उसके बाद में लास्ट में देखो कि रिस्क असेसमेंट कैसा है कि ये रिस्की बिजनेस है या नहीं है। अगर ये सब चीजों में चेक आता है, देन यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक फीडबैक एंड जो अहेड जो अहेड जो अहेड जो अहेड, पूरा का पूरा जो अहेड, ठीक है ना, बिल्कुल जो अहेड कर लेना, गो अहेड यारों, गो अहेड। इसके बाद में आता है
रेगुलेटरी एजेंसी एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड। हमने देखा था कौन कौन सी रेगुलेटरी एजेंसी, कौन कौन से अप्रूवल चाहिए होते हैं। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसीज हैं और बहुत सारे प्रकार के भिन्न भिन्न अप्रूवल आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। आओ ननन अब इनसे मिलो जी, ये है हमारे तान नननी, ये है हमारे धंधे के ताज, इनके बिना धंधा बर्बाद। आ जाओ यहां पे। अगर इनका अप्रूवल नहीं मिला तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू हैव टू ऑब्टेन ऑल दीज अप्रूवल्स एज एप्लीकेबल ऑन यू। क्या क्या लिखा है देखो। अगर आपको बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना है, नया नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो गर्मा गर्म, तो आपको आरओसी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लाइसेंस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन से। लैंड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको स्टेट डीआई एसआईडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन से आपको लैंड अलॉट करवाना पड़ेगा, अगर उस स्टेट में ऐसा कोई फीचर है, फैसिलिटी है। परमिशन फॉर लैंड यूज आपको लेना पड़ेगा स्टेट डीआई से। कंसेंट एंड वाटर एयर पोल्यूशन, आपको वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसको कहते हैं, वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड बिल्डिंग प्लान, आपका जो भी अप्रूवल ले रहे हो वो आपको लेना पड़ेगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटीज, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब से। सेंशन ऑफ पावर एंड पावर सेफ्टी, क्या आपका जो सेंशन है कि नहीं पावर एंड पावर सेफ्टी प्रॉपर्ली आपके पास एग्जिट एरिया है नहीं है, रेफ्यूजी एरिया है नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कंपनीज एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। यूज ऑफ स्टोरेज एंड एक्सप्लोसिव, अगर आप एक्सप्लोसिव को स्टोर करें तो उसको लेकर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये आपका विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी है पूरा पॉइंट, नॉट फायर बट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग फार्मा प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बॉयलर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर से। फाइनेंस का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, बड़ी बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेल्स सेक, जो आपका एक्साइज कहते हैं या आपका वैट होता है, उन सबका अप्रूवल लो आप। स्टेट टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज। अगर मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, अगर आपको धनबाद जाके और प्रॉपर मिनरल ही एक्सट्रैक्ट करना है तो उस केस में स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। आईएसआई मार्किंग करवानी, रीजनल ऑफिसर ऑफ ब्यूरो ऑफ आईएसआई नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड क्वालिटी मेकिंग सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। लेबर एक्ट के अप्रूवल है, लेबर डिपार्टमेंट से लेंगे। वेट्स एंड मेजरमेंट, जो अपन कहते हैं ना कोई भी चीज का वेट कितना होना चाहिए वगैरह, वो जो वजन करते हैं आपने सब्जी की दुकान पे देखा होगा, तो वैसे ही अगर आपके बिजनेस में भी कुछ वेट्स एंड मेजरमेंट का है तो उसके लिए इंस्पेक्टर वेट्स एंड मेजरमेंट चेक करेगा कि सारे वेट्स हैं कि नहीं सही, आप सब कुछ सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और कोड नंबर फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, रीजनल ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हैं इतने सारे अप्रूवल जो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके भारत में रेगुलेटर्स की भी तो कमी नहीं है। इंडिया में कितने रेगुलेटर्स हैं? सेबी, आईआरडीए, आरबीआई, पीएफआरडीए, एमसीए, एएमएफआई। एकदम सिंपल, एएमएफआई म्यूचुअल फंड का है। सबसे आप जिसको भूल ही नहीं सकते, सेबी और आरबीआई। सेबी और आरबीआई को भूल के दिखाओ। तीसरा एमसीए, इन तीनों को भूल के दिखाओ ना। सेबी, आरबीआई, एमसीए, ये तो आपके हर सिलेबस में अंदर घूमते ही रहते हैं। सेबी के अप्रूवल लो, आरबीआई के अप्रूवल लो, एमसीए के अप्रूवल लो। फिर जो तीन इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आईआरडीआई इंश्योरेंस का, पीएफआरडीआई प्रोविडेंट फंड का और एएमएफआई म्यूचुअल फंड्स का। तो ये आपके रेगुलेटर में 6 का लिस्ट है, एक 3 तो जनरल जो हर जगह आते हैं, 3 अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक, और ये हो गए बहुत सारे अप्रूवल्स एकदम मस्ती में। इसको पढ़ते टाइम आप क्या कर सकते हो, आप ये जो पार्ट है इसको छुपा लो, अपने नोटबुक से छुपा लो, और फिर सिर्फ ये देखो अप्रूवल क्लियरेंस। अलॉटमेंट ऑफ लैंड के लिए किसका अप्रूवल लेना चाहिए, परमिशन फॉर लैंड यूज के लिए किसका अप्रूवल लेना चाहिए, कंसर्न अंडर वाटर एंड एयर पोल्यूशन के लिए किसका अप्रूवल लेना चाहिए। इसको ऐसे कर करके रिवाइज करते रहो, दैट्स इट। इनमें से आप 5-6 अप्रूवल याद रख के रखो कि अगर पूछ लिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से अप्रूवल लेने होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। उनमें से कुछ हैं ये कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एमसी के पास जाना है, आरओसी के पास जाना है, आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए इनके पास जाना है, अगर आपका मिनरल एक्सट्रैक्शन है तो इनके पास जाना है, पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको इनके पास जाना है। ऐसे 5 से 7 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो भी चलेगा। और हर एक का अगर ये बता दिया जाए और आप ये बता सकते हैं तो आप तूफान है। ये हम लोग यहां पहुंच चुके हैं रेगुलेटरी एजेंसीज एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड के, कौन कौन से अप्रूवल चाहिए और कौन कौन से रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। वेरी इजी। इसके बाद में आ जाता है आपका रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा कुछ चिंता वाला विषय नहीं है। आप जब भी बिजनेस करेंगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, तो वो जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उस रिस्क को आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। और हमने हमारे नोट्स में बहुत सारे रिस्क की लिस्ट दे रखी है, तो आपको ऐसा रटना नहीं है उनको, बट एक बार रफली देखते जाओ। हमारे मॉड्यूल वगैरह में भी उनके हर एक रिस्क की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको सिर्फ ऐसे 5-7-8 कुछ रिस्क के नाम भी ध्यान है तो ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, हमने जितना रफ डिस्कशन किया सारे रिस्क क्या होते हैं, यू आर वेल अवेयर। उसके बाद में इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव आता है, 2 आखिरी पड़ाव आते हैं एक्चुअली। वन इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड वन इज
प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 200% फोकस के साथ यहां पे। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं सबसे पहले कि होता क्या है। इसका कहने का मतलब है कि कभी भी अगर आज मैं लेंडर हूं, आज मैं बैंक हूं और मैं किसी को लोन दे रहा हूं, तो मैं कुछ चीजें चेक करूंगा फिर ही लोन दूंगा। तो पहला टॉपिक आता है कि क्या क्या ड्राइवर्स हैं, क्या क्या चीजें चेक की जाती है लोन देते समय। क्रेडिट रिस्क ड्राइवर्स, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव टू बी चेक्ड बिफोर ग्रांटिंग एनी लोन। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की संभावनाएं कितनी है। नेक्स्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हो गया तो नुकसान कितना है। एंड लास्ट, एक्सपोजर डिफॉल्ट की टोटल एक्सपोजर कितना है। 3 चीजें ध्यान रखनी है हमको। सबसे पहले एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट, हमने 10 करोड़ का लोन दिया है, उसमें डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5%। और लॉस ऑन डिफॉल्ट, कि अगर कल को डिफॉल्ट हो गया तो 10 करोड़ के 10 करोड़ थोड़ा ना डूबेंगे, उसमें से कितने डूब जाएंगे। बोले सर आप 7 करोड़ ही रिकवर कर पाओगे, 3 करोड़ नहीं कर पाओगे, तो लॉस एट डिफॉल्ट हो गया 3 करोड़। 3 ड्राइवर्स हैं हमारे क्रेडिट ड्राइवर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस ऑन डिफॉल्ट एंड एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट। इसके बाद में आता है हमारा स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज टू मैनेज क्रेडिट रिस्क, कि अगर आपको कभी भी क्रेडिट रिस्क को मैनेज करना है तो उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज है। 5, 6, 7 पॉइंट दे रखें कैसे आप मिटिगेट कर सकते हैं रिस्क को। फिर क्रेडिट रेटिंग, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब कंपनी अंदर ही अपने CS, CA वगैरह को बोलता है कि क्रेडिट रेटिंग करो, अच्छे से देखो सब कुछ ठीक है क्या नहीं है। और एक्सटर्नल होती है जब हम केयर, क्रिसिल, फिच, इन लोगों को, एक्सटर्नल एजेंसीज को बोलते हैं कि आप क्रेडिट रेटिंग करो हमारी। अगर कोई भी रेटिंग करेगा तो वो 3 चीजें देखेगा। रेटिंग मॉडल में 3 चीजें हमेशा कवर होती है। ड्यू डिलिजेंस, आपका पूरा लीगल कंप्लायंस है कि नहीं है। कोलेटरल सिक्योरिटी, कि आपका जो भी आप सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं वो कितना इनफ है, दैट इज गुड इनफ टू कवर द इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल एट ऑल टाइम्स। एंड थर्ड इज एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, हाउ स्ट्रांगली लीगल डॉक्यूमेंट्स आर मेड। मैंने आपको रेगुलर क्वेश्चन बताया था, एक एग्जांपल भी DRT का केस था जिसमें एक ऐसा पीस ऑफ लैंड था जिस पे लोन दिया जाता था विच कुड बी ट्रांसफर्ड ओनली टू अ आर्मी पर्सनल। तो बाद में जब बैंक्स ने उसको एनफोर्स करने की कोशिश की तब बैंक्स का नुकसान हुआ। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत केयरफुली चेक करके आपको एग्रीमेंट एंटर करना होता है लोन वगैरह का। तो 3 चीजें हो गई कि आपको ये क्रेडिट रेटिंग देते समय ध्यान रखना है। पहला, ड्यू डिलिजेंस, कोलेटरल सिक्योरिटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। सुपर। इसी के साथ में आता है हमारा आखिरी स्टेज, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी अगर लोन लेने की मस्ती है तो लोन लेते समय आप ध्यान रखो कि एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है। ये जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सबसे पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिर नोट्स में बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, 2 बार है, उसमें से जो मैंने प्रॉपर्ली आपको हाईलाइट दे रखा करके दे रखा होगा वो आपको याद रखना है। DPR टू इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। फिर आता है DPR टू कवर द फॉलोइंग एरियाज, ये ध्यान रखना है कि DPR के अंदर ये 9 एरियाज कवर्ड होने चाहिए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 9 एरियाज कवर होने चाहिए। क्या? पहला, सेक्टोरल बैकग्राउंड, कि आपका सेक्टोरल बैकग्राउंड कैसा है। दूसरा, आपका ओवरऑल जो आपका स्कोप कितना है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड आपका पूरा पूरा स्कोप। रुक जाओ मैं देख लेता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर्पस एंड स्कोप को डिटरमिन करना है, इधर आ जाते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस एंड स्कोप। Chances सोना तो जाग जाओ, ये रहा डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्कोप। ये से आ रहा, चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले हो जाएगा आपका DPR टू कवर द फॉलोइंग एरियाज। सेक्टोरल बैकग्राउंड, सेक्टोरल बैकग्राउंड के अंदर आप क्या देखते हो, सेक्टोरल बैकग्राउंड के अंदर आप देखते हैं कि आपका जो सेक्टर है वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वो कैसे हैं। तो अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हो, आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो, तो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या ऐड करोगे। पहला आपका सेक्टोरल बैकग्राउंड, कि आपका सेक्टर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो पूरा सेक्टोरल बैकग्राउंड। दूसरा आपका डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कोप, कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। पहले तो हमारा पूरा सेक्टर क्या है, फिर हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमें ये बैंक को देना पड़ेगा। दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू बैंक, तो बैंक को देने के पहले उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहला सेक्टोरल बैकग्राउंड, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कोप। थर्ड, प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, वेरी लॉजिकल। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वगैरह चेक करेंगे। तो ये 4 चीजें स्टेप 1 में आती है हमारी। सेक्टोरल बैकग्राउंड, कि सेक्टोरल बैकग्राउंड कैसा है, उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कोप, कि भैया हमारा प्रोजेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना जाएगा, एंड देन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। फिर आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हमने प्लान कैसा किया कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा कैसे फाइनेंस होगा, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहने वाला है।
नेक्स्ट फेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का फेजिंग कैसा रहेगा? फेज 1 में हम सारे अप्रूवल ले लेंगे, फेज 2 में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, फेज 3 में हमारे ऑपरेशंस शुरू होंगे। फेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट। O&M प्लानिंग, आपके ऑपरेशंस और मैनेजमेंट कैसा होने वाला है? बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है कि बिजनेसेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट डेलीगेट कर देते हैं किसी और कंपनी को, वो कंपनी कैसी होगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल वायबिलिटी, अजी पैसा यहां से बनेगा या नहीं बनेगा इस प्रोजेक्ट से। एंड लास्ट सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप देखोगे तो बिना एफर्ट के पॉइंट भी याद हो जाएंगे, शुरू से वही पॉइंट चल रहे हैं, फीजिबिलिटी, अप्रेजल, ड्यू डिलिजेंस के पॉइंट, वायबिलिटी चेक के पॉइंट जो घूम फिर के बार बार आ रहे हैं। ये 9 पॉइंट्स हैं, 9 एरियाज हैं जो आपको डीपीआर में कवर करना चाहिए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड कवर दीज 9 एरियाज। व्हाट आर द 9 एरियाज? देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है सेक्टोरल बैकग्राउंड, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड द स्कोप, देयर आफ्टर प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये हो गया बेसिक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, फेजिंग पैसा कैसा कैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद में फेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कैसे फेजेस में बनेगा। उसके बाद में O&M प्लानिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, हमारा पूरा मैनेजमेंट कैसा होगा, मेंटेनेंस कैसा होगा, उसका प्लानिंग। उसके बाद में फाइनेंशियल वायबिलिटी, भैया ये सब कर लेंगे, पैसा बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। एंड लास्ट में सोसाइटी को बेनिफिट होगा नहीं, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हमने सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बहुत डिटेल में पढ़ा था और मैंने कहा था कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप बहुत कुछ देखते हो कि आपके बिजनेस आने से रीच लोगों की बढ़ रही है क्या, जो पहले इस प्रोडक्ट तक नहीं आ पा रहे थे अब आ पा रहे हैं क्या, इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है क्या, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो रहा है क्या, जो हमें कहते हैं ना इंक्लूसिव सोसाइटी का विजन आगे बढ़ रहा है क्या, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पहले इट वॉज उसकी अवेलेबिलिटी का इशू था, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या, क्या इनमें से कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो बिजनेस का आपका सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आपको देखना होगा। यहीं तक अगर आपके बिजनेस का कोई नुकसान है तो भी आपको बताने होंगे। दीज आर द एरिया व्हिच हैज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी कहते हैं कि आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या लिमिटेशंस है। उसमें 4 पॉइंट आते हैं, यहाँ पे लिखे नहीं है, 4 इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद रहे। बहुत ईजी पॉइंट्स हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई सा भी आप बनाओगे तो उसमें कुछ बेसिक आपके लिमिटेशंस रहेंगे। लिमिटेशंस मतलब आपकी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है। 4 कारण प्रोजेक्ट जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके लिमिटेशंस क्या है, क्या कारण है कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। पहला, भैया कोई फिक्स फॉर्मेट ही नहीं है, ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फिक्स फॉर्मेट है ना लोन एप्लीकेशन का फिक्स फॉर्मेट है। नो यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन फॉर्म, नो यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, है ही नहीं। 2 पॉइंट। तीसरा, नो यूनिफॉर्म अप्रेजल प्रोसेस। तो 3 पॉइंट तो एक जैसे हो गए, नो यूनिफॉर्म, नो यूनिफॉर्म, नो यूनिफॉर्म, नो यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन, नो यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट एंड नो यूनिफॉर्म अप्रेजल प्रोसेस। कि सब बैंक अपने अपने हिसाब से अप्रेजल कर रहे हैं, जिसको लोन देना है उसको दे रहे हैं। भाई विजय माल्या, नीरव मोदी को लोन मिले, वीडियोकॉन आईसीआईसीआई का केस है, तो इतने सारे केस में लोन दिए भैया कि हर एक का अपना अपना अप्रेजल प्रोसेस है। आरबीआई ने कोई फिक्स अप्रेजल प्रोसेस नहीं बताया, आरबीआई ने कोई फिक्स लोन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं बताया, फॉर्मेट नहीं बताया, आरबीआई ने कोई फिक्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट नहीं बताया। ये सब अपने मन से चलता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो भी पढ़ते हैं वो अपने मन का है, ऑथर के मन का पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो पॉइंट्स में कहता हूँ 5, 4 ये सब याद रखने हैं ताकि हम एग्जाम में पेपर चेकर को इंप्रेस कर पाए, इसलिए लिख रहे हैं। बाकी रियल लाइफ में कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है वो डिपेंड करता है किस पे, अजम्पशंस पे। और अजम्पशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो अजीब बदल जाता है। तो जीवन में आप जो भी सोचेंगे वो तो नहीं ही होगा, कुछ और ही होगा। तो अजम्पशन हम जब भी करते हैं तो वो बदल जाते हैं। इसलिए लिमिटेशन ऑफ डीपीआर है ये 4 डीपीआर के लिमिटेशन में पहला पॉइंट आता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अच्छे से। डीपीआर के लिमिटेशन में 4 पॉइंट आ जाते हैं। पहला, ना तो कोई यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, ना तो कोई यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ना ही कोई यूनिफॉर्म अप्रेजल प्रोसेस है। और लास्ट में आ जाता है आपका कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन assumptions एंड assumption इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। एंड यार ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 18। अगर आपको एक्चुअली किल करना है, हम लोगों की प्रिपरेशन का तरीका होता है कि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि AIR 1 भी हम अगर लाना चाहते हैं तो हमारी प्रिपरेशन 1% भी नॉच डाउन नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ लिया, डन। उसके बाद में हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये इसका प्रिंट आउट लेने, 3-4 प्रिंट आउट ले लो और उसके बाद में ये चैप्टर का पूरा रिवीजन करने का एक बार खुद से भी रिवीजन करो। उसके बाद में आप इसको पूरा फिल इन करने की कोशिश कर दो। वंस यू फिल्ड इन अप, जो बच गए उसको रेड पेन से फिल अप करो, फिर दूसरी बार वापस खाली पेज लो, वापस फिल करो, अब जो बच गए रेड पेन से फिल इन करो। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि ये तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद में नोट्स ओपन करो अपने और उसकी पूरी एक रीडिंग ले लो।
वंस यू डन देन यू आर सॉर्टेड विद दिस चैप्टर। उसके बाद में मेरी क्लास नोट के फाइल से जाना, जो जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है उसको हाईलाइट कर लो एंड यू आर सुपर डन। चाहिए तो हाईलाइट करने के बाद आप नोट्स की रीडिंग करो, यू आर सुप्रीमली डन। एक भी मार्क इस क्वेश्चन चैप्टर में हमारा कट नहीं होगा। द चैप्टर इज अ वेरी इजी चैप्टर, एग्जाम में हमें बहुत जबरदस्त मार्क्स देके जाएगा, आएगा और बोनस मार्क्स देके जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं मारियो, आपने बचपन में खेला होगा, तो ये उसका वो वाला स्टेज है कॉइन वाला, कि जाओ और इकट्ठे करके आ जाओ बहुत सारे कॉइन। दिस इज द कॉइन स्टेज ऑफ मारियो। फ्री के मार्क्स है, बटोर लो। खेलो कूद ऐश करो, दैट बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। खूब खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। आई विल सी यू पीपल विद अ न्यू चैप्टर। बाय बाय।